Hello students, in today's lecture on nuclei for class 12, we shall have discussion on nuclear binding energy. Dear students, already we discussed the concept of mass defect. We know that whenever we talk about this mass defect term, we discuss we say that the sum of the masses of nuclei, that is न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनके मासेज का जो सम है वो हमेशा न्यूक्लियस का जो मास होता है उससे ज्यादा होता है। यानी न्यूक्लियस का मास एज ए होल यदि कैपिटल एम है तो ये कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मासेज के सम से कम होगा। यानी न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड किया जाए तो वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस एज ए होल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूक्लियॉन्स से मिलकर के ये न्यूक्लियस बना तो उस समय मास का कुछ हिस्सा किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसके बारे में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि मास का वो हिस्सा किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को मिलकर के इनको मिला करके एक न्यूक्लियस बनाने के लिए जो है इन एक फोर्स की जरूरत होगी, ठीक है, एक एनर्जी की जरूरत होगी जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो उसी बाइंडिंग एनर्जी की बात हम आज करेंगे। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस, एनर्जी जिसकी जरूरत हमें न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बनाए रखने के लिए जरूरत है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकाल दें और एक दूसरे से इतनी दूरी पर ले जाएं कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो। तो इस वर्क के लिए, इस काम के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसी बाइंडिंग एनर्जी की बात आज हम करेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो मास डिफेक्ट है वो क्या है, डिफरेंस है मासेज का। किसके मासेज का डिफरेंस है? मास सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस एज ए होल। इनका जो डिफरेंस है ये तो हो गया सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। यदि एक प्रोटॉन का मास mp है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन z हैं तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? zmp हो जाएगा। सिमिलरली यदि एक न्यूट्रॉन का मास mn है और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल N है तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? n इंटू एम एन हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतना हो जाएगा zmp प्लस nmn। इसकी वैल्यू ज्यादा होती है हमेशा न्यूक्लियस के मास से। तो ये जो डिफरेंस आया ये कहलाएगा मास डिफेक्ट के। क्या कहलाएगा? मास डिफेक्ट कहलाएगा। मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उसको बनाने के लिए, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बनाए रखने के लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत है जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यानी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो वी नो दैट जनरली सम ऑफ मासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों कहा? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिनसे मिलकर के ये न्यूक्लियस बना है उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जो सम होता है मासेज का, किनके मासेज का सम? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के मासेज का जो सम होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस की कंपैरिजन में जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो ज्यादा होता है। दिस मास difference which is also known as mass defect is because of work done in binding the nucleons within the nucleus। ये जो मास डिफरेंस आया जिसे आप मास डिफेक्ट कहते हैं ये किसकी वजह से है, किसके कारण है? ये वर्क डन के कारण है। कौन सा वर्क डन? जो कि किया गया है न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए, बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स। कहां पर? विद इन द न्यूक्लियस ओनली, न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए। किसको? न्यूक्लियॉन्स को। न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए जितना हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है मास डिफरेंस के बराबर होता है। जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये मास डिफेक्ट जो है वो किसकी वजह से आया? इस वर्क डन की वजह से आया। इसलिए जो वर्क डन होगा मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर होगा। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? मास डिफेक्ट को यदि हम सी स्क्वायर यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी इफ ए सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर, यदि एक निश्चित संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास में लाया जाए न्यूक्लियस बनाने के लिए,
आर ब्रॉट टूगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ ए सर्टेन चार्ज एंड मास, जिसका कुछ अपना चार्ज और मास हो। यानी जब एक निश्चित संख्या के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास में ला करके जब एक न्यूक्लियस बनाया जाता है, ठीक है, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका अपना कुछ चार्ज हो, अपना कुछ मास हो, तो उसके लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत होती है। ईवी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी की जरूरत होगी। इट विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस एंड दिस एनर्जी ईवी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। और ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ईवी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। और यहां पर ईवी डेल्टा एम को जो है आप लिख सकते हैं जेड एम पी प्लस एन एम एन, एन एम एन, ये तो हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एज ए होल, ये हो गया इंटू सी स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो मास डिफेक्ट आता है ये आप जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट में आता है। और यदि आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम, और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 931.5 से, तो जो एनर्जी आएगी वो किस में आ जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इसमें आ जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर होता है, पर सी स्क्वायर होता है। तो जैसे ही हम ये जो एएमयू में मास है, एएमयू की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये बच जाएगा। यानी 931.5 से यदि मास को मल्टीप्लाई कर दें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ सी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में किया था। तो यहाँ सी की वैल्यू रखने के बजाय हम सीधे 931.5 से यदि मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। तो ये जो एनर्जी है इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो क्या हुआ, एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को, एक निश्चित संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास में लाए, और इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को पास में ला करके एक न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए, एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी उसे हमने क्या कहा? बाइंडिंग एनर्जी कहा। यानी इस न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए, न्यूक्लियस को बनाए रखने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वैसे ही इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी तो वही एनर्जी चाहिए ना। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस, या फिर कहें एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करके उस डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जिस डिस्टेंस पर उन न्यूक्लियॉन्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, ऐसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, न्यूक्लियस को तोड़ना उतना आसान काम नहीं है। इसलिए हम जो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देते हैं वो क्या देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसे हम ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होता है एज पर एनर्जी मास इक्विवेलेंस, और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, इफ वी सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, यदि मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ता हूं और तोड़ करके इसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करता हूं, यानी न्यूट्रॉन्स को अलग कर देता हूं, प्रोटॉन्स को अलग कर देता हूं, तो उस केस में वी हैव टू सप्लाई ए टोटल एनर्जी इक्वल टू ईवी। तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी बनाने में उतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए, किस डिस्टेंस तक अलग करने के लिए? अप टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस वेयर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी न्यूक्लियस से इन न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करके एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर ले जाएं कि इनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, तो इनको इतनी दूरी तक एक दूसरे से सेपरेट करके, न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करके एक दूसरे से इतनी दूरी तक ले जाएं कि इनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन ना हो। तो उस काम के लिए जो एनर्जी की हमें जरूरत होती है, जितना वर्क डन हमें करना होगा, वो कहलाएगा बाइंडिंग एनर्जी।
या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो दोनों तरीके से हमने बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग जाना। हमने जाना कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए, यानी न्यूक्लियॉन्स को पास में ला करके एक न्यूक्लियस बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ये भी हमने जाना। वैसे ही न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे भी हम बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। तो ये था बाइंडिंग एनर्जी, और ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है। और जनरली जो मास है वो हमें एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होता है, और एटॉमिक मास यूनिट को हमें एनर्जी चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एटॉमिक मास यूनिट में जो मास डिफेक्ट है उसको 931.5 या कई बार 931 से भी हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो एनर्जी है वो सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो जब 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू यहां रखोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये था बाइंडिंग एनर्जी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी हम बात करना चाहेंगे। तो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस है हमारा और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, आप ये जानते हैं। तो किसी एक न्यूक्लियस को किसी एक न्यूक्लियन को किसी एक न्यूक्लियन को इस न्यूक्लियस से रिलीज करने के लिए, इस न्यूक्लियस से किसी एक न्यूक्लियन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है, वो जो एवरेज एनर्जी है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एनर्जी, मैथमेटिकली यदि हम इसको लिखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को Bn, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और E एनर्जी के लिए इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी को EV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EVN लिखा जाता है, और ये क्या होता है, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है। और फिजिकल मीनिंग क्या है कि किसी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को रिलीज करने के लिए जिस बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी और एवरेज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से रिलीज करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी की हमें जरूरत है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। और ये क्या बताता है हमें, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें बताता है कि कितना फोर्स, द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियन टुगेदर इनसाइड ए न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियंस को बांधे रखने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होती है, या कितना फोर्स इन न्यूक्लियंस के बीच में लग रहा है, इसका मेजरमेंट देता है हमें कौन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस के बीच लगने वाला, न्यूक्लियंस के बीच लगने वाला जो फोर्स है, जो कि न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखता है, एक साथ जोड़ करके रखता है, उस फोर्स के बारे में, उस फोर्स का मेजरमेंट हमें कौन देता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देता है। तो ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नथिंग बट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नथिंग बट द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। EVN से रिप्रेजेंट किया जाता है, EV अपॉन A, ये फॉर्मूला हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस कर्व के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझना है। बहुत ही आसान भी है और एट द सेम टाइम ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, यदि हम एक कर्व ड्रॉ कर दें, ये मान लीजिए हमने वर्टिकल एक्सिस ले लिया और ये ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं मास नंबर ले लेता हूं, ये मैंने मास नंबर ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। और इस वर्टिकल एक्सिस पर मैं ले लेता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी VE अपॉन A, या फिर लिख सकता हूं मैं इसको EVN, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैंने इस वर्टिकल एक्सिस पर ले लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मास नंबर ले लिया, ठीक है।
अब ये 0 है मान लेते हैं, और ये मान लेता हूँ 50 है। स्केल बना लिया कुछ 100, 150, 200 और ये 250। ठीक है, इस तरीके से ये स्केल बना लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी स्केल बना लेते हैं। यहाँ दो बड़े खाने 50 के बराबर लिए तो यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा खाना 2 के बराबर ले लेते हैं। 4, 6, 8, 10 इस तरीके से ये ले लिया। अब देखिए जरा, अब देखिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। इस टाइप से ग्राफ आता है। इस टाइप से ये पीक्स आ रहे हैं, और अभी मैं बताऊंगा इन पीक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा। इन पीक्स का मीनिंग क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिक्रीज होता जाता है, लगभग कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिक्रीज होता है। इस टाइप से आता है। और ये मान लेता हूँ 238 है यहाँ पर। ये यहाँ पर जब मैच करोगे नीचे तो ये यूरेनियम 238 यहाँ पर आएगा लगभग। ठीक है, और यहाँ ये यहाँ आएगा ये 56 के आसपास आएगा, तो 56 और ये 26 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 26 आयरन हो गया। ये क्या हो गया? आयरन। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया थर्ड। ये 2 हो गया सेकंड। ठीक है, ऐसे ही ये हीलियम हो गया। ये क्या हो गया? हीलियम 4 है। ठीक है, हीलियम। और ये लिथियम हो गया। क्या हो गया? लिथियम। ऐसे ही कार्बन हो गया। ये नाइट्रोजन हो गया। ये ऑक्सीजन हो गया, और ये ऑक्सीजन का 18 वाला ले लें आइसोटोप, और ये ऑक्सीजन का 16 वाला आइसोटोप। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जरा इस ग्राफ में क्या आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में ये हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, समझना है ध्यान से। देखिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, एंड इट्स ए वेरी सिंपल ग्राफ। इट्स ए ग्राफ बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व इसे हम कहते हैं। तो इस स्केल को लेकर के आप ड्रॉ कीजिए इसको अच्छे से। इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको। और ध्यान रखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये लगभग 8.75 के बराबर आता है। यदि मैं इसको यहाँ पर मैच करता हूँ, इस जगह मैच करता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 8.75 के आसपास आती है। यहाँ जो वैल्यू आई 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, और इधर जाएंगे तो 56 आएगा। यहाँ पर कहीं क्या आएगा? ये 56 मास नंबर। ठीक है, ओके। द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है जिसमें हमने मास नंबर हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर लिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने वर्टिकल एक्सेस पर लिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पीक्स मिल रहे हैं, ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। और फिर देखिए स्टार्टिंग में जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाया, शुरुआत में जब मास नंबर का वैल्यू लगभग 30 से कम है, 30 से कम है, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो है 30 से कम है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है, इसकी ये है, और इसकी ये है, इसकी ये है। बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जिनका मास नंबर 30 से कम है उनको हम क्या कहेंगे? लाइटर न्यूक्लियाई कहेंगे। और जिनका मास नंबर लगभग 120 से ज्यादा है, 120 से ज्यादा मास नंबर के जो न्यूक्लियाई होंगे उनको हम हेवियर न्यूक्लियाई कहेंगे। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है लाइटर न्यूक्लियाई की, इन लाइटर न्यूक्लियाई की यदि हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है,
ये है लाइटर न्यूक्लियाई। ये क्या है? लाइटर न्यूक्लियाई हैं। इन लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी देखना, इसकी 1 के आसपास आ रही है, इसकी 2.2 के आसपास आ रही है अप्रोक्सीमेटली, या 2.5 जो भी आप लेना चाहें। तो ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है, कौन कौन लाइटर न्यूक्लियाई है? 1H1 है, 1H1 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, H1 फर्स्ट आइसोटोप, H2, H3। तो ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है इनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी स्मॉल है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी काफी कम है। लाइटर न्यूक्लियाई किसे कहेंगे? जिनका मास नंबर काफी कम है। तो ये लाइटर न्यूक्लियाई की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे मास नंबर की यदि हम बात करें, 2 से 20 के बीच का मास नंबर ले लें, है ना, मास नंबर 2 से 20 के बीच में ले लें, यानी 2 यहाँ कहीं आएगा और फिर 20 यहाँ कहीं आ जाएगा, 25 से पहले। 2 से 20 के बीच के मास नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। 2 से 20 के बीच, 2 से 20 मास नंबर के बीच में हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं, ठीक है या नहीं? मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं। अब मैक्सिमा किस किस के लिए मिल रहा है? हीलियम अल्फा पार्टिकल के लिए मिल रहा है, कार्बन के लिए मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए मिल रहा है। ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटॉप? 16, ठीक है। ये क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं? ये हमें ये बता रहे हैं, ये जो मैक्सिमाज हैं, जो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के 16 नंबर के जो आइसोटॉप है, 16 जिसका मास नंबर है, इस ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम के लिए जो हमें मैक्सिमा मिल रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इनके पड़ोसियों से। ये मैक्सिमा जो आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इनके पड़ोसियों से। कैसे ज्यादा है? क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है कंपैरेटिवली मैक्सिम ज्यादा आ रही है इनके पड़ोसियों से, क्योंकि इसका पड़ोसी यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। ऐसे ही इसका पड़ोसी यहाँ कहीं होगा या यहाँ कहीं होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, इसकी ज्यादा है। तो ये जो मैक्सिमाज हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी इनके पड़ोसियों से क्या आ रही है? कम आ रही है, ठीक, वो सॉरी, ज्यादा आ रही है। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, इसका मतलब सॉरी, लो बाइंडिंग एनर्जी है, लो बाइंडिंग एनर्जी है। अब लो बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत है तो ज्यादा स्टेबल होंगे, और ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत है तो फिर उस केस में क्या होगा? तो ये जो मैक्सिमाज हैं हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए जो मैक्सिमा है, ये कैसी स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं? ये हायर स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। कैसी स्टेबिलिटी को? हायर स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इनके पड़ोसियों की तुलना में, ठीक है। अब जो मिनिमा है, जैसे लिथियम के लिए है, सोडियम के लिए है, ये नाइट्रोजन के लिए है, लिथियम, नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है 18, ऑक्सीजन 18 ये है, ठीक है। तो इनके लिए जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली क्या है? कम है इनके पड़ोसियों से। इनकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि मिनिमा मिल रहे हैं। तो ये जो पीक्स मिल रहे हैं, मैक्सिमा मिल रहे हैं, ये तो हायर स्टेबिलिटी को बताते हैं, और ये जो मिनिमा मिल रहे हैं ये लोअर स्टेबिलिटी को बताते हैं। अब देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है EBN, इसका जो वैल्यू है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। कहां से कहां? यदि मैं 30 यहाँ आसपास ले लूं, ये 30 से लेकर के और 120, 30 से लेकर के 120, यदि मैं मास नंबर की बात करूं 120 से कम और 30 से ज्यादा, इस रेंज के मास नंबर के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है। ऑलमोस्ट कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा है, लगभग कांस्टेंट है। इसका मतलब इस रेंज के मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं, 30 से 120 सॉरी, 30 से 120 मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं, जिन्हें हम एवरेज मास के न्यूक्लियाई कह सकते हैं, एवरेज मास नंबर के न्यूक्लियाई, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। यानी इनकी बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। और जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है इस कर्व की, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी आ रही है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी आ रही है? आयरन की आ रही है। 8.75 वोल्ट आ रही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है आयरन की। और लगभग इसकी यदि हम बात करें यूरेनियम 238 की, तो यूरेनियम 238 को लेकर के आए तो 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन एक देखने को मिल रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि 30 से और 100 ये 1 क्या कहते हैं 70, 30 से 170 के बीच के जो न्यूक्लियाई हैं, ये आपका यहाँ 170 कहाँ आएगा? इधर आएगा कहीं,
ये इसके आसपास आएगा। 170 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 170 की बात कर रहे हैं, 170। और 30 कहाँ आएगा? 30 यहाँ कहीं आएगा, 30 यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, इस जगह तक का रीजन है, ये जो रीजन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट है, यानी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। तो एवरेज मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी उनके मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयरन की आ रही है 56 के लिए, और यूरेनियम 238 के लिए, जो कि हैवियर न्यूक्लियाई है। यूरेनियम 238 जो है हैवियर न्यूक्लियाई है, और ये जो है कंपैरेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई है। इसके कंपैरिजन में एवरेज मास का न्यूक्लियाई हम इसको कह सकते हैं, हालांकि 56 है तो एवरेज मास का न्यूक्लियाई होगा ये। एवरेज मास के न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और इस हैवियर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी कम आ रहा है, यहां से ये भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें ये मिल रहा है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कहां तक ड्रॉप हो जाता है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ड्रॉप हो जाता है। और किसके लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है? यूरेनियम 238 के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर लगभग 92 है। 92 एटॉमिक नंबर है यूरेनियम 238 का। तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी 7.6 तक नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्यों गिर रहा है? ये डिक्रीज किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ कूलाम रिपल्सिव फोर्स। जो रिपल्सिव फोर्स है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम हो रहा है। जैसे जैसे मास नंबर आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाओगे, तो जो कूलाम रिपल्सन है प्रोटॉन्स के बीच में, वो हैवियर न्यूक्लियाई को क्या कर देगा? लेस स्टेबल कर देगा। हैवियर न्यूक्लियाई को लेस स्टेबल कर देगा, क्योंकि जो ज्यादा मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, कूलाम रिपल्सन फोर्स है, वो क्या होगा? प्रोटॉन्स के बीच वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और उस केस में स्टेबिलिटी जो होगी हैवियर न्यूक्लियाई की वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन हमें यह मिल रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू है वो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो कम आ रही है, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए कम आ रही है, यानी A<30 के लिए, 30 से कम वाले न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी, और 170 से ज्यादा वाले न्यूक्लियाई, जो 170 से ज्यादा मास नंबर के न्यूक्लियाई है उनको हैवियर न्यूक्लियाई की कैटेगरी में हम डाल रहे हैं, और जो 30 से कम मास नंबर के न्यूक्लियाई है उनको हम लाइटर न्यूक्लियाई की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं और जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं, दोनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या आ रही है? कम आ रही है, ठीक है। यानी वो बाइंडिंग एनर्जी कम आने का मतलब क्या है? ज्यादा स्टेबल है या नहीं? ज्यादा स्टेबल है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस निकले। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया आपको कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं 1H1, 1H2, 1H3, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो स्टेबल स्मॉल है। स्मॉल है तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। और जो इनका मास नंबर 2 से 20 के बीच में है उनमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं। मैक्सिमा हमें क्या बता रहे हैं? ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनके नेवर्स के। और जो मिनिमाज हैं जिनमें लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है लेस स्टेबल है, लोअर स्टेबिलिटी है इनकी। और इन मैक्सिमाज वालों की क्या है? हायर स्टेबिलिटी है। तीसरा हमें यह पता चल रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है 30 से 170 के बीच लगभग कांस्टेंट रहती है, यानी 30 से 170 जो एवरेज मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी जो है मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, ये पता चल रहा है। और जैसे जैसे नेक्स्ट ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी कम होता चला जा रहा है। और कहां तक डिक्रीज हो जाता है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक डिक्रीज हो जाता है। यूरेनियम 238 के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और ये 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन जो हमारे को बाइंडिंग एनर्जी मिल रहा है यूरेनियम 238 के लिए, ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, और वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स हैवियर न्यूक्लियाई को कम स्टेबल बना देता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो लोअर मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं, यानी जिनको लाइटर न्यूक्लियाई आप कह रहे हो, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? लो है। और जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा है, वो हैवियर न्यूक्लियाई की कैटेगरी में आ रहे हैं, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के यहाँ पर हमें मिलते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
The binding energy curve reveals the following important observations or features. The binding energy per nucleon is small for lighter nuclei, 1h1, 1h2, 1h3. Second लिखा है मैंने, in the mass number range 2 to 20 there are well defined maximas and minimas on the curve. The maxima occurs for helium, carbon, oxygen, indicating the higher stability, and the minima indicates minima occurs for lithium, boron, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 18 के लिए भी हमें जो है क्या मिलता है, ये मिनिमा मिलता है, और ये हमें लोअर स्टेबिलिटी को बताते हैं मिनिमा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहता है, यानी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता। कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, जो एवरेज मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक नंबर पर भी डिपेंड नहीं करता है, एटॉमिक नंबर पर भी डिपेंड नहीं करता 30 से 170 के लिए, ठीक है। कांस्टेंट कर्व आ रहा है। लगभग कितनी बाइंडिंग एनर्जी, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आयरन की आ रही है, ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है देखने को, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आ रही है। और ये बाइंडिंग एनर्जी कहां तक डिक्रीज हो जाती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। किसके लिए, 238 जो हेवियर न्यूक्लियाई है, यूरेनियम 238, इसके लिए आ जाती है। और वैसे ही हमने देखा कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन तक डिक्रीज हो जाता है। और ये डिक्रीज कूलम रिपल्सन की वजह से है, जो कि प्रोटॉन्स के बीच लग रहा है, जो कि हैवियर न्यूक्लियाई को लेस स्टेबल बना देते हैं। लास्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लोअर है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए और हैवियर न्यूक्लियाई के लिए। अब इनके आधार पर हमें कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे, और वो कंक्लूजन्स क्या हैं वो भी मैंने यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व के लिए लिख दिए हैं। देखिए, नंबर 1, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। पहला कंक्लूजन है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का है और स्ट्रॉन्ग है टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। भाई जो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है, लाइटर न्यूक्लियाई, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व है कम है। अब जब बाइंडिंग एनर्जी कम है तो फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अट्रैक्टिव आ रहा है, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर फोर्स जो है अट्रैक्टिव आ रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग भी है और अट्रैक्टिव भी है टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियन। और दूसरा कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है कि द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 to 170 shows that nuclear force is short range। भाई यहाँ पर 30 से 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी का कांस्टेंट आना ये बताता है कि ये जो न्यूक्लियाई है, एवरेज मास नंबर के न्यूक्लियाई, इनका जो बाइंडिंग एनर्जी है मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, ना ही एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियंस के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो शॉर्ट रेंज यानी कुछ ही डिस्टेंस तक वो प्रभावी रहता है, उसके बाद में प्रभावी नहीं रहता है। तो जो कोई न्यूक्लियन है, थर्ड मैंने कंक्लूजन यही लिखा है कि ए गिवन न्यूक्लियन इनसाइड ए सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस। मान लीजिए ये एक लार्ज न्यूक्लियस है ये, दिस इज लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें ये कोई न्यूक्लियन है नंबर 1, तो इस पर किसका प्रभाव होगा, 2 का प्रभाव होगा, 3 का प्रभाव होगा। ऐसा तो है नहीं कि 4 का प्रभाव होगा, 4 का प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा, 1 के ऊपर प्रभाव 2 और 3 का होगा। 1 के ऊपर प्रभाव किसका होगा, 2 और 3 का होगा, है या नहीं। तो न्यूक्लियंस का जो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, न्यूक्लियर फोर्स जिसका लगेगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ए गिवन न्यूक्लियन इनसाइड ए सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस इन्फ्लुएंसेज ओनली न्यूक्लियंस क्लोज टू इट। तो ये एक न्यूक्लियन इसके पड़ोसी न्यूक्लियंस को प्रभावित कर सकता है, इससे दूर वाले न्यूक्लियंस को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है सैचुरेटेड फोर्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फोर्स होते हैं। क्यों, देखिए इस न्यूक्लियन पर केवल 2 और 3 का प्रभाव ज्यादा रहेगा। मान लेता हूं कि इसमें कितने न्यूक्लियंस हैं, p न्यूक्लियंस हैं, ठीक है, कितने न्यूक्लियंस हैं, p न्यूक्लियंस हैं। अब p न्यूक्लियंस हैं तो बाइंडिंग एनर्जी मान लेता हूं कि p इंटू के है, ठीक है, p इंटू के है, जहां पर k एक कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन है।
तो जो भाई पी न्यूक्लियॉन्स है और एक न्यूक्लियॉन की जो एनर्जी है मान लीजिए के है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी इंटू के हो जाएगी। और ये जो टोटल एनर्जी है पी इंटू के, ये क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि इस पर केवल और केवल पड़ोसी न्यूक्लियॉन्स का प्रभाव ज्यादा रहेगा। दूर वाले जो न्यूक्लियॉन्स है उनका तो इस पर कोई प्रभाव होगा ही नहीं, तो ये लगभग क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पी के कांस्टेंट आता है, यानी इस पर जो दूर के जो न्यूक्लियाई है उनका कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और साथ ही साथ ये सेचुरेटेड फोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा, सेचुरेटेड फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जब एक हैवी न्यूक्लियाई जैसे मास नंबर 240 है, 240 मास नंबर के हैवी न्यूक्लियाई की आप बात करो, जैसे 240 मास नंबर का जो हैवी न्यूक्लियाई है यहाँ कहीं आएगा, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी, 7.6 से भी कम आएगी, है या नहीं। अब जब ये हैवी न्यूक्लियाई टूटता है किसमें, लाइटर न्यूक्लियाई में, जब ये लाइटर न्यूक्लियाइज में ब्रेक होता है, यानी जब 240 का ब्रेकअप होता है 120 प्लस 120, तो जब एक हैवियर न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाइज में डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, तो इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है 240 जो मास नंबर का बाइंडिंग एनर्जी सॉरी न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस 120 मास नंबर के न्यूक्लियन की न्यूक्लियस की तुलना में जो है क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। किसकी, 240 की। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मास नंबर 240, इस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी कम है किसके तुलना में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 120, है या नहीं। मास नंबर 120 का जो न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी की तुलना में 240 का जो न्यूक्लियस है मास नंबर का, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। ऐसा कहां से पता चल रहा है, यहाँ ग्राफ से पता चल रहा है। तो 240 का देखो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे ही 120 देखो आप, 120 यहाँ कहीं आएगा, तो ये तो 8 के आसपास आ गया, 8.8 से भी ज्यादा आ गया, और जबकि ये 7 पॉइंट समथिंग था। तो इसका मतलब 240 जो हैवियर न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जो लाइटर न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो न्यूक्लियॉन्स जो है टाइटली बाउंडेड होंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स से बंधे होंगे और यहाँ पर उतने फोर्स से बंधे हुए नहीं होंगे। तो जब ये प्रोसेस होगा न्यूक्लियर फ्यूजन का, तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादा टाइटली बाउंडेड है, ये ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं और ये कम न्यूक्लियर फोर्स से। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और ये वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में, लाइटर न्यूक्लियाइज में टूटता है, तो वही तो यहाँ पर हो रहा है जैसे कि एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन में हो रहा है। तो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलता है। सिमिलरली ना केवल न्यूक्लियर फ्यूजन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की भी यहाँ पर बात बहुत अच्छे से होती है। देखिए, जब न्यूक्लियर फ्यूजन की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, यानी लाइटर न्यूक्लियाई को मिलाकर के, लाइट न्यूक्लियाई जैसे 10 या उससे कम मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं, 10 या उससे कम मास नंबर के न्यूक्लियाई है मान लीजिए, और आप जानते हैं 10 या उससे कम मास नंबर के न्यूक्लियाई की यदि हम बात कर रहे हैं, तो 10 यहाँ कहीं आएगा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी काफी कम होगी, वो लेस स्टेबल होंगे। कैसे होंगे, लेस स्टेबल होंगे। मान लीजिए दो 10 और 10 के न्यूक्लियाई हैं, अब 10 और 10 मास नंबर के न्यूक्लियाई मिलकर के फ्यूज हुए, आपस में इनका फ्यूजन हुआ और इन्होंने हैवियर न्यूक्लियाई बना लिया, हैवी मास का न्यूक्लियाई बना लिया 20 का। तो 10 की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 10 इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर 20 मास नंबर का जो न्यूक्लियाई है वो हैवियर न्यूक्लियाई है 10 के कंपैरिजन में, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। इसका मतलब ये ज्यादा टाइटली बाउंडेड है या नहीं, ये ज्यादा टाइटली बाउंडेड है और ये लूजली बाउंड है इसके कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ भी इसी प्रोसेस में भी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। और फ्यूजन में भी क्या आ रहा था, एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ भी एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ एनर्जी कम है और यहाँ एनर्जी ज्यादा है। ऐसे ही फ्यूजन में क्या हो रहा था, फ्यूजन में
फ्यूजन की यदि हमने बात की थी, फ्यूजन में यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम थी और यहाँ ज्यादा थी, तो यहाँ भी एनर्जी का डिफरेंस था। तो जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। वैसे ही फ्यूजन में भी क्या हो रहा है, एनर्जी का डिफरेंस है। इस लाइटर न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है, और इस 20 मास नंबर के न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी हमें कर्व से पता चल रहा है 20 मास नंबर के बाइंडिंग एनर्जी जो होगी न्यूक्लियाई की 20 वाले की, वो 10 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो इसका मतलब 20 वाला जो है ज्यादा स्ट्रांगली बंधा हुआ है न्यूक्लियन। 20 मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं उसमें जो न्यूक्लियंस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से बंधे हुए हैं। तो इस केस में यहाँ भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इससे हमें न्यूक्लियर फ्यूजन भी काफी अच्छे से यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, they are less stable, so when two light nuclei combine to form a heavier nuclei, the binding energy per nucleon of the fused heavier nuclei is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei. It means the final system is more tightly bound. फाइनल सिस्टम ये हो गया 20 वाला, और इनिशियल सिस्टम कौन हुआ, ये 10 वाला हुआ। तो ये ज्यादा टाइटली बाउंडेड है, इसके जो न्यूक्लियंस हैं वो ज्यादा टाइटली बाउंडेड हैं, और इसके जो न्यूक्लियंस हैं वो कम टाइटली बाउंडेड हैं। तो ये प्रोसेस जब होगा तो यहाँ भी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर, ये वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। तो ये कहीं ना कहीं बेस बनता है किसका, हाइड्रोजन बॉम्ब का, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आप जानते ही हो। तो ये इसके कंक्लूजन्स हो गए। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ये कर्व आपको ड्रॉ करना होगा। कर्व के बाद में इसके आपको ऑब्जर्वेशंस लिखने होंगे। जो ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताए, ये 5 ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताए। उसके बाद में इसके कंक्लूजन्स जो मैंने आपको बताए कि फोर्स अट्रैक्टिव है, कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी है, तो शॉर्ट रेंज होगा, सैचुरेटेड होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन को ये एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो 5 ऑब्जर्वेशन थे, 5 ही हमने कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो ये भी आपको जो है करने होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व के, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। देखिए, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन न्यूक्लियस है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हमें गिवन है, इस डाटा का यूज करके हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो कैसे निकालें बाइंडिंग एनर्जी, बड़ा आसान है बाइंडिंग एनर्जी को निकालना। बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियाई। ये मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो नाइट्रोजन न्यूक्लियाई है 7n14, इसकी जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो ए का वैल्यू है वो कितना है, 14 है मास नंबर, और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 7 है। 14 माइनस 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। ये तो प्रोटॉन्स का नंबर हो गया, ठीक है, और ये किसका नंबर हो गया, न्यूट्रॉन्स का नंबर हो गया। ठीक है जी। तो अब इसके मास निकाल लेते हैं हम इसका। भाई हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए किसकी, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई की। तो सबसे पहले तो हमें टोटल मास चाहिए इसका। तो टोटल मास कितना होगा, तो टोटल मास निकालने के बाद मास डिफेक्ट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि एज ए होल हमें ये दे रखा है, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई का मास एज ए होल तो ये है, लेकिन हमें न्यूक्लियॉन्स, जो इसके न्यूक्लियॉन्स हैं 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, इनके मासेज का भी तो सम निकालना पड़ेगा, तभी तो मास डिफेक्ट आएगा, और जब मास डिफेक्ट आएगा तो हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। तो देखिए, मास ऑफ 7 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। देखिए, एक प्रोटॉन का मास, ये रहा, ये प्रोटॉन ही तो है, हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास इतना है, तो 7 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 783 इंटू यू, एटॉमिक मास यूनिट में है ये। ठीक है, तो ये लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 7.05481 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है,
ऐसे ही मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन्स, केवल न्यूक्लियॉन्स का मास हमें निकालना है। तो 7 न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा? 7 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास कितना दे रखा है? 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.0006069 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो आ गया मास ऑफ 7 प्रोटॉन और ये आ गया मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब 7 प्रोटॉन्स का और 7 न्यूट्रॉन्स का मास, ये निकालना है हमें। ये कितना हो जाएगा? इसको और इसको ऐड कर दें, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और 9, 10 का 0, 1, 9 और 6, 15 का 5, 1, 5 और 0, 5, 5 और 6, 1 और 0 और 0 और 1 कैरी का 1, 7 और 7, 14, 14.11550 एटॉमिक मास यूनिट। ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गया। अब मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, नाइट्रोजन न्यूक्लियस का मास एज ए होल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है, देखिए मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस 14.00307 एटॉमिक मास यूनिट। एमयू लिखो या यू लिखो। अब मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा? मास डिफेक्ट की बात करूं, मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा? यहां पर मास डिफेक्ट आ जाएगा हमारा न्यूक्लियॉन्स के मास से, ये न्यूक्लियॉन्स का मास है और इसमें से न्यूक्लियस का मास हम माइनस कर दें, ठीक है, और ये एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। तो ये मास डिफेक्ट जो निकल के आएगा हमारा 0.11243 एटॉमिक मास यूनिट। ये मास डिफेक्ट आ गया डेल्टा एम का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया? डेल्टा एम का वैल्यू आ गया। देयरफॉर अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है हमें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, नाइट्रोजन न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, नाइट्रोजन न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? बाइंडिंग एनर्जी EB इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू डेल्टा एम हमें किस में दे रखा है? एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन डेल्टा एम की वैल्यू देखिए हमें दे रखी है 3 एटॉमिक मास यूनिट, ये दे रखी है ना, इंटू C स्क्वायर। और 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू हम जानते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर होता है। तो EV का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? 1U की जगह ये वैल्यू रख दें तो 0.11243 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर और इंटू C स्क्वायर है। तो C स्क्वायर से C स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया। अब जो एनर्जी आएगी वो किस में आ जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है या नहीं? इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 104.7 और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी हमने नाइट्रोजन न्यूक्लियस की इस तरीके से निकाल ली, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है हमें, इसमें कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना है, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सा तरीका, हमने मास डिफेक्ट पहले निकाल लिया। मास डिफेक्ट निकालने के लिए नाइट्रोजन न्यूक्लियस था, नाइट्रोजन के 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन का मास का सम निकाल लिया, तो ये न्यूक्लियॉन्स का मास आ गया और न्यूक्लियस का मास, नाइट्रोजन न्यूक्लियस का मास एज ए होल हमें दे रखा है, दोनों को माइनस किया तो मास डिफेक्ट आ गया। मास डिफेक्ट को फिर इस तरीके से हमने लिखा, तो ये बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने निकाल ली। इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। एक ये क्वेश्चन और है बाइंडिंग एनर्जी के ही ऊपर। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई आयरन 56 एंड बिस्मथ 209 इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई दे रखा है, मास ऑफ बिस्मथ न्यूक्लियाई दे रखा है और 1 AMU बराबर इतने के दे रखा है। विच न्यूक्लियस हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी,
पहले तो हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आयरन और बिस्मथ की अलग अलग, ठीक है, और किसकी एनर्जी ज्यादा है ये भी पता लग जाएगा फिर। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी यदि हमें चाहिए तो मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम बात करें अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले आयरन की बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं पहले। तो इसमें आप देखो तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, जेड का नंबर तो 26 है, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? 56 माइनस 26, यानी ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा। तो मास ऑफ 26 प्रोटॉन, 26 प्रोटॉन्स कितना होगा? आयरन न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। तो 26 इंटू एक आयरन का कितना है मास? ये है। तो नहीं, ये तो एज ए होल दे रखा है, ये तो एज ए होल दे रखा है। 26 ये प्रोटॉन्स हैं, तो एक प्रोटॉन का मास ये है। तो 26 इंटू 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 26.203450 एटॉमिक मास यूनिट, ये 26 प्रोटॉन्स का मास आ गया। सिमिलरली मास ऑफ 30 न्यूट्रॉन्स, 30 न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा आयरन न्यूक्लियाई का? आयरन न्यूक्लियाई के 30 न्यूट्रॉन्स का मास, एक न्यूट्रॉन का मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट, ये दे रखा है। ये वैल्यू एज इट इज यूज कर ली हमने। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 30 न्यूट्रॉन्स का जो मास आएगा 30.259950 एटॉमिक मास यूनिट, ये आ जाएगा। तो टोटल मास कितना होगा न्यूक्लियंस का? टोटल मास ऑफ 26 प्रोटॉन एंड 30 न्यूट्रॉन्स। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस का मास निकाल रहे हैं आयरन न्यूक्लियाई का। तो इसको और इसको ऐड कर दें, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 56.34 एटॉमिक मास यूनिट। इसको और इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियंस का मास निकाल लिया। अब मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई, इसका दे रखा है 2656 न्यूक्लियाई का। इसका मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 55.934939 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, न्यूक्लियंस के मास में से आयरन न्यूक्लियाई के मास को माइनस कर दें तो मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो कितना मास डिफेक्ट आएगा देखिए, देयरफॉर डेल्टा एम, आयरन के लिए निकाल रहा हूं मास डिफेक्ट, ये कितना आया? डेल्टा एम का जो वैल्यू आएगा वो न्यूक्लियाई के मास में से इसको माइनस कराएं, यानी 56.463400 माइनस 55.934939 एटॉमिक मास यूनिट, ये आ जाएगा मास डिफेक्ट। और इसकी वैल्यू आएगी 0.528461 एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट आ गया, मास यूनिट में मास डिफेक्ट आ गया आयरन का। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी आयरन की? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो सीधे आप क्या करो, मास डिफेक्ट जो भी होता है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधे निकल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम जो भी आया आयरन न्यूक्लियाई का, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करने से ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आपको आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा एम कितना है? 0.528461। ठीक है, सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करने से ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी आपको देगा। कितना आ जाएगा? 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी आया किसका? आयरन न्यूक्लियाई का। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात कर लेंगे बिस्मथ की। बिस्मथ 209 और 83, इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए पहले तो इसमें देखो, ए मास नंबर कितना है इसका? 209, और प्रोटॉन नंबर कितना है इसका? 83। तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा? 209 माइनस 83, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 2, ठीक है, 126। कितना आ जाएगा? 126 न्यूट्रॉन्स हो गए इसमें। ठीक है, तो मास ऑफ 83 प्रोटॉन्स
83 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा? तो 83 इंटू प्रोटॉन का कितना है मास? प्रोटॉन का मास हमें दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रोटॉन का मास दे रखा है हमें 1.00785, 1.00825 ये दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 83.649475 एटॉमिक मास यूनिट ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मास ऑफ 126 न्यूट्रॉन्स, 126 न्यूट्रॉन्स की निकालो वैल्यू। तो 126 और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 1.00865, ये वैल्यू आ जाएगी 127.091790। ध्यान रखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि राउंड ऑफ नहीं करना है आपको कुछ भी इसमें, ठीक है। अब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना आ जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ के न्यूक्लियॉन्स का जो मास होगा वो दोनों का सम होगा, इसका और इसका सम होगा। कितना आ जाएगा? दोनों का सम यदि हम निकालें तो 210 आएगा, 210.741265 एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ बिस्मथ न्यूक्लियाई, मास ऑफ बिस्मथ न्यूक्लियाई एज ए होल इस न्यूक्लियाई का मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 208.980388 एटॉमिक मास यूनिट। अब मास डिफेक्ट निकाल लें हम बिस्मथ के लिए तो कितना आ जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर दें, 210.741265 माइनस 208.980388 यू, ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करने से वैल्यू आ गई 1.760877 यू, ये बिस्मथ का मास डिफेक्ट आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी फिर यहाँ से बिस्मथ की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बिस्मथ का जो मास डिफेक्ट है उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करने से बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.760877 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 931.5 से, तो ये एनर्जी आ जाएगी आपकी 1640.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। ये बिस्मथ की बाइंडिंग एनर्जी आई, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखें जरा, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी दोनों की निकाल ली। अब आगे कह रहा है कि हाउ विच न्यूक्लियस हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा होगी? तो हमने दोनों की अभी बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, जैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो ये आ गई, अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको निकालनी है, EBN निकालनी है आयरन की। तो क्या करेंगे? 492.26 में डिवाइड कर देंगे मास नंबर का, किसका? आयरन का। आयरन का मास नंबर कितना है? 56 है, 56 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 56 से। तो ये आ जाएगा लगभग 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आई आयरन की। वैसे ही यदि आपको, ये तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई बिस्मथ की, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए बिस्मथ की, तो क्या करेंगे? बिस्मथ की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें बिस्मथ का जो मास नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, कितना है? 209 है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसकी ज्यादा आ रही है? डेफिनेटली the binding energy per nucleon of iron is greater than the binding energy per nucleon of bismuth, है या नहीं? क्योंकि इसकी 7.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसकी है 8.79, तो किसकी ज्यादा हुई? आयरन की ज्यादा हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा होगी ये पता कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर इसका। एक गिवन कॉइन, एक कॉइन है जिसका मास 3 ग्राम है, एक कॉइन है सिक्का, उसका मास कितना है? 3 ग्राम है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन फ्रॉम ईच अदर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितने भी हैं इस कॉइन के अंदर,
उनको अलग अलग करने के लिए कितनी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होगी वो हमें निकालनी है, यानी बाइंडिंग एनर्जी की निकालना है। क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट द कॉइन इज एंटायरली मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर एटम से बना हुआ है। जो कॉइन है वो किसका बना हुआ है? कॉपर का। अब कॉपर का जो एज ए होल मास है, कॉपर का एज ए होल मास इतना दे रखा है, ठीक है। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास है वो ये दे रखा है आपको। तो निकाल सकते हैं आराम से इसको। कैसे? पहले तो कॉपर एटम के न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल लें। देखिए कॉपर एटम की जब हम बात कर रहे हैं, कॉइन जो बना हुआ है वो कॉपर एटम का बना हुआ है, इससे कॉइन बना हुआ है। और इस कॉइन में जो मास नंबर है वो तो 63 है, और जो प्रोटॉन नंबर है वो 29 है। और जब प्रोटॉन नंबर 29 है तो न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? 63 माइनस 29, और 63 माइनस 29 का मतलब 34। ये न्यूट्रॉन नंबर आ गया। तो मास ऑफ मास ऑफ कितना प्रोटॉन्स है? 29 प्रोटॉन्स। 29 प्रोटॉन्स ऑफ कॉइन। कॉइन में 29 प्रोटॉन्स हैं, तो 29, एक प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है? 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट ये दे रखा है। तो 29.22707 एटॉमिक मास यूनिट, ये 29 प्रोटॉन्स कॉइन का जो है उसका मास आ जाएगा। ऐसे ही मास ऑफ 34 न्यूट्रॉन्स ऑफ कॉइन। कॉइन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 34 है। तो 34 को मल्टीप्लाई करेंगे एक न्यूट्रॉन के मास से, और एक न्यूट्रॉन का मास है 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 34.29478 एटॉमिक मास यूनिट। तो जो टोटल मास होगा न्यूक्लियॉन्स का, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ कॉइन, कॉइन के अंदर जो टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं उनका जो मास होगा ये दोनों का सम होगा। और ये कितना आ जाएगा? दोनों का सम जो आएगा 63.52185 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 185 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये आ गया तो मास और एंड मास ऑफ कॉपर, जिसको आप कॉइन कह रहे हो। कॉपर कॉइन किसका बना हुआ है? कॉपर एटम्स का। और कॉपर का एज ए होल मास कितना है? 62.92960 एटॉमिक मास यूनिट इतना है। तो जो मास डिफेक्ट आएगा कॉइन के अंदर जो मास डिफेक्ट आएगा जो कॉपर का बना हुआ है वो 63.52185 में से 62.92960 इसको माइनस करने से आएगा, और ये आ जाएगा आपका 0.59225 एटॉमिक मास यूनिट। ये मास डिफेक्ट आ गया। अब जब इतना मास डिफेक्ट आ गया तो जो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, बाइंडिंग एनर्जी जो निकलेगी कॉइन की, यानी कॉइन के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए हमें, वो कितनी चाहिए? ये जो मास डिफेक्ट है 59225, इसको मल्टीप्लाई कर दें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू आएगी 551.5032 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी, ठीक है। इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमें चाहिए, इतनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी, अब कॉइन जो है 3 ग्राम का है। कॉइन कितने ग्राम का है? 3 ग्राम का है। अब कॉइन की बाइंडिंग एनर्जी तो इतनी आ गई। कॉइन का मास दे रखा है आपको 3 ग्राम, और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 3 ग्राम में? 3 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये तो कॉइन जिसका बना हुआ है कॉपर एटम का, एक कॉपर एटम का ये मास आया है ना। ये किसका आया है? एक कॉपर एटम का आया है। हालांकि मैंने यहाँ पर कॉइन लिख दिया है, तो इसको कॉपर ही लिखो क्योंकि एक कॉपर एटम का निकाला है। एक कॉपर एटम, कॉइन जो है कॉपर से बनकर बना है, एक कॉपर एटम का ये मास हमने निकाला है। तो इस कॉइन की जगह कॉपर ही लिखो, ठीक है। ये कॉपर ही लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक कॉपर एटम के लिए आपने ये मास निकाले हैं। ये कॉपर लिखिए, कॉपर। ये भी बाइंडिंग एनर्जी किसकी आई? कॉपर की आई, ठीक है। एक कॉपर एटम की बाइंडिंग एनर्जी आई, लेकिन हमें तो कॉइन के लिए चाहिए ना बाइंडिंग एनर्जी। तो कॉइन के जो बाइंडिंग एनर्जी होगी
तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कॉपर के अंदर है ना, नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम का तो हमने ये निकाल लिया कॉपर का, नंबर ऑफ एटम्स इन 63 ग्राम ऑफ कॉपर। 63 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, आप सब जानते हैं। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो 63 ग्राम ऑफ कॉपर में है, तो 1 ग्राम में कितने हुए? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63, इतना हुआ। लेकिन हमें चाहिए 3 ग्राम में। 3 ग्राम में कितने होंगे? इस जो 1 ग्राम की वैल्यू आई है 10⁻23 अपॉन 63, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है या नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 से इसको डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 2.868 इंटू 10⁻22, ये वैल्यू आ जाएगा। 3 ग्राम में इतने कॉपर एटम होंगे। अब जब इतने कॉपर एटम हैं, एक कॉपर एटम की बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाल ली थी, तो जो कॉइन की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो एक कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी को, एक कॉपर की जो बाइंडिंग एनर्जी है इतनी, इसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम से 3 ग्राम में, 868 इंटू 10⁻22। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, वो लगभग इतनी आ जाएगी 1.582 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। वापस से आप देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।